Hello, hello. Am I audible now? To anyone, please confirm from your end if it's working fine now. Uh, can somebody please confirm? आवाज आ रही है आप लोगों को? Hello, 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 hello. Yes, okay, okay. So it is audible. Somebody replied. Thank you so much for your confirmation. I was waiting for that. And all right. So I'll start with the video. Thank you so much, Ravindra. And my name is Ayush Pathak. मेरा नाम आयुष पाठक है and I have secured All India rank 215 in this year's civil services examination. This was my fourth attempt and second mains था और first interview था. So I'll take up your questions towards the end and you can post them in the chat box. I'll try to give my strategy uh, for the examination for each stage, be it the prelims, mains, and later on the personality test. तो पहले मैं एक बारी अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों से शेयर कर दूंगा. उसके बाद टुवर्ड्स द एंड आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आई विल ट्राई टू गिव ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का आंसर. सो starting off with how it all started. So it's been a long journey. I This was my fourth attempt. So a little bit about my education background. तो मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम में की थी. आई हेल फ्रॉम बदायूं डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश. और मैंने अपनी पढ़ाई जो थी वो श्री कृष्णा इंटर कॉलेज से की थी यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम में 12th स्टैंडर्ड तक. उसके बाद फिर मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज चला गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में ईयर 2019 टू 2016 टू 2019. एंड फिर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर. देन ऑनवर्ड्स आई वेंट टू टीआईएफआर मुंबई जहाँ पे मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेज में आई वाज अ प्रोजेक्ट स्टूडेंट. आई वाज वर्किंग ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट. ये चलता रहा कोविड तक एंड देन कोविड के बाद में आई हैड टू कम होम एंड फिर देयर वाज अ गैप इन माय academic cycle. And currently I'm in JNU, so right now I'm in my hostel recording this video from there. And so I am currently doing my master's in disaster research, disaster studies from Jawaharlal Nehru University. So ये मेरी अपनी एक बैकग्राउंड है इन द एकेडमिक सेंस. और जो जर्नी की बात करूंगा सो इट्स बीन लाइक 5 years समवेयर. आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2022 और ये 23 देन 4 देन 5. सो दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट. एंड पहले अटेम्प्ट में आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स. 2 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रह गया था. सेकंड में 4 मार्क्स से मेंस रुका था. एंड देन थर्ड वाले अटेम्प्ट में आई स्टिल अगेन कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स. एंड दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट. एंड अभी by God's grace I was able to complete all the stages. तो हम सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम आई विल डायरेक्टली गो टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन. तो अगर हम सबसे पहले देर आर सर्टेन थिंग्स जो हमको समझनी जरूरी है इस एग्जाम में कि हम सब जानते हैं कि इसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, देन पर्सनालिटी टेस्ट है. तो कभी-कभी क्या चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें सारे लेवल्स पे सेम काम करती हैं. कुछ चीज़ों में वी हैव टू मेक स्पेसिफिक इंटरवेंशंस कि प्रीलिम्स के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करनी होंगी, मेंस में स्पेसिफिक करना होगा एंड सेम विद द इंटरव्यू एज़ वेल. तो इफ आई मे टॉक अबाउट द प्रीलिम्स फर्स्ट. तो प्रीलिम्स में हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहती है इफ आई मे थिंक अबाउट दैट वो है कि उसमें सबसे पहले तो आपके जो स्टैटिक के सोर्सेज़ हैं, क्योंकि स्टैटिक आपका जो बेस है वो बिल्ड करता है. इसमें प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले पीवाईक्यूज़ और सिलेबस को समझिए, ठीक है? पीवाईक्यूज़ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का स्टेज हो, चाहे मेंस का स्टेज हो या फिर बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट में भी हम टू एन एक्सटेंट जो टेस्टिमोनियल्स आते हैं और जो टेस्ट ट्रांसक्रिप्ट्स आती हैं
उनसे आइडिया लगाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड। सो प्रीलिम्स के लेवल पे आई बिलीव पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है, कहाँ पे उसकी डिमांड है, कहाँ पे वो he's the examiner is trying to trick you into marking the wrong answer. That understanding or the finding out that detail is very important in prelims. So PYQ is the first thing which you should work upon. Second will be your sources. So for static, I believe there is a proper book list which I will share with you in due time. कि आपके पास में एक लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए। मार्केट में क्या है कि देयर इज अ पावर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी नाउ। इनिशियली पहले ऐसा रहता था कि बहुत कम रिसोर्सेज रहते थे लोगों के पास में, और उनको पता नहीं होता था कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से गाइडेंस लेनी है। द सिचुएशन इज नाउ ऑल्टर्ड कि हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें हैं, कि आपको हमको ये समझना पड़ता है कि हमको किस चीज को रखना है, किस चीज को हटा देना है। तो सबसे पहले एक प्रॉपर बुक लिस्ट होना ज़रूरी है। तो ओके, आई विल जस्ट स्टार्ट विद द बुक लिस्ट इटसेल्फ। सो अगर आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटीज़, ठीक है? एनसीईआरटीज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू दिस एग्जामिनेशन। देखो, टू बी ऑनेस्ट, ये एक सरकारी एग्जाम है, ठीक है? और आपको सरकारी सोर्सेज़ पढ़ने चाहिए। ये देयर इज़ नो अदर वे अराउंड, एंड यू डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट इट देन इट इज़ ऑलरेडी इज़। तो इस एग्जाम को जितना आप सिंप्लीफाई करके रखोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड द आइडिया इज़ कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास में टाइम है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 6th, अदरवाइज़ गो फ्रॉम लाइक 9, 11, 12 की आपको एनसीईआरटीज़ तो पढ़नी ही पढ़नी है फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स लाइक स्टार्टिंग विद हिस्ट्री। हिस्ट्री में यू हैव टू रीड एनसीईआरटीज़, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री वाले जो बुक्स हैं वो। एंड देयर आर एंशिएंट की प्रॉपर एनसीईआरटीज़, एंड ओल्ड एनसीईआरटीज़ में भी कुछ लोग जाते हैं, आर एस शर्मा एंड सतीश चंद्रा। यू कैन पिक एनी ऑफ द टू। तो दैट इज फॉर हिस्ट्री। एंड मॉडर्न के लिए जस्ट रिलाई ऑन स्पेक्ट्रम, देयर इज नो नथिंग बियॉन्ड यू हैव टू गो। देन कमिंग टू द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी जस्ट रिलाई ऑन द एनसीईआरटीज़ एंड एटलस। एटलस में से मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीलिम्स में मैपिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रेट forward. So NCRTs and the Atlas, and to a certain things for मतलब कुछ specific topics के लिए you can refer to GC Leo या फिर PMFIS की जो books आती है। But that comes at a later part, जब आपके पास में time है और आपने ये पहले ये वाला जो base layer है complete किया हुआ है, which is the NCRTs and your Atlas. Because prelims में क्या होगा कि NCRT के line by line question बनते हैं। I have seen it. I've analyzed all of these kind of things. तो एनसीईआरटी से सीधे डायरेक्ट लाइन उठा के they'll ask you questions, right? So that was for geography. Now coming to the next topic will be the economy. Economy में prelims के लिए you can refer to Mridal sir's notes. I referred to his notes, and they are दो, but they are bit bulky. तो उनसे घबराना नहीं है आपको। जैसे पाकिस्तानी आई गेस कैप्टन बोलते थे कि पहले आपको घबराना नहीं है उनको देख के। करीब 1200 पेज के वो मतलब हैं। तो लेकिन दे आर वेरी इजी टू रीड। एक्सक्यूज मी, इट्स वेरी it's very hot in this Delhi thing place right now. Anyways, so सबसे पहले आपके अगर आपकी conceptual clarity है इसमें, especially in economy, because economy में conceptual questions are asked mostly. तो सबसे पहले आपको मनी बैंकिंग का हो गया, या फिर आपको टैक्सेशन का हो गया, या बीओपी का हो गया। सो मृणाल सर के वीडियो यू कैन रेफर टू, एंड सिमिलरली उनके नोट्स आप साथ साथ में पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए हेल्प किएगा करेगा। नाउ नेक्स्ट चंक ऑफ सिलेबस इज योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए अगेन पीएमएफआईएस। पीएमएफआईएस की जो बुक आती है, आई रेफर टू दैट। यू कैन ऑल्सो रीड शंकर, बट आई फेल्ट दैट पीएमएफआईएस वाज बेटर इन क्वालिटी एंड कंटेंट। सो दैट। फिर बात आती है अदर टॉपिक्स बीइंग योर, तो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया। साइंस एंड टेक के लिए पॉलिटी, पॉलिटी इज योर अदर टॉपिक। पॉलिटी के लिए जस्ट लक्ष्मीकांत, नथिंग बियॉन्ड दैट। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लक्ष्मीकांत इज इनफ, एंड उसको ही मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है, उसी के आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है। एंड उसके बाद आएगा आपके फ्रेंच टॉपिक्स विच आर योर साइंस एंड टेक, योर करंट अफेयर्स, योर आईआर एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये आपको कवर करने होंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कहीं से आप वीडियोस देख सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें सॉरी
जो बायोटेक के क्वेश्चंस होते हैं या स्पेस के क्वेश्चंस होते हैं या आईटी के क्वेश्चंस होते हैं या आपके जो मेंस का सिलेबस है उसमें डायरेक्टली दिए हुए हैं। तो आपको ये आइडिया लगाना चाहिए कि कैसे इनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप बिल्ड करो पहले। Once you develop that conceptual clarity, उसके बाद में there comes the second layer of understanding which comes from your current affairs, because ये बहुत ज्यादा current affairs loaded topics हैं, be it your science और IR या something। तो उसके लिए PT 365 आता है हर साल का, I refer to that। तो वो towards the end of the year मैं वो follow किया था। साइंस के लिए भी, IR के लिए भी, कल्चर का एक आता है, कल्चर वाला भी। एंड देर इज दिस प्लेसेस इन न्यूज करके एक उनका कंपाइलेशन आता है, वो मैपिंग के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। तो दिस वाज वन थिंग। मैंने प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत सारे टेस्ट इनिशियल अटेम्प्ट्स में दिए थे अपने, क्योंकि प्रीलिम्स में व्हाट इज रिक्वायर्ड आल्सो इज टू डेवलप दैट एमसीक्यू एप्टीट्यूड। ठीक है, तो एमसीक्यू सॉल्व करने का एक एप्टीट्यूड डेवलप करना होता है। एंड उसके लिए जरूरी है कि आप बहुत सारा प्रैक्टिस करो, आप उसको सॉल्व करो बार 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 बार, ताकि आपको आपकी गलतियां आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको समझ में नहीं आता कि हमारे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट स्टिल यू आर नॉट मेकिंग मार्किंग द राइट आंसर्स, यू आर नॉट स्कोरिंग वेल इन योर टेस्ट। एंड अल्टीमेटली सिलेक्शन भी प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली इंट्रोस्पेक्ट करते रहना होगा। आप अगर कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, सो यू हैव टू सिट विद इट कि क्या प्रॉब्लम आया, कहाँ क्वेश्चन गलत हुए। सो आई रिमेंबर आई मेड अ मिस्टेक डायरी फॉर दिस। And in that mistake diary, what I did was I identify my mistakes in terms of factual, conceptual, silly, कि ये किस तरीके से हो रही है। Am I making a conceptual mistake? कि अगर इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन आया कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसका एक्सपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा, या डेप्रिसिएशन होगा किस तरीके से रुपी का, राइट। सो दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी लाइक कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। सिमिलरली अगर ज्योग्राफी में कुछ आ रहा है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो अगर ऐसी कोई गलती मैं कर रहा हूँ तो दैट इज अ बिग ब्लंडर। देयर इज नो मतलब उसकी कोई माफी नहीं है। आपको यू हैव टू गो बैक एंड रीड दैट एंटायर टॉपिक अगेन, बिकॉज यू विल बी मेकिंग मिस्टेक अगेन। तो उस डायरी से मुझे आइडिया लग रहा था कि कौन कौन से मेरे वीक टॉपिक्स हैं जहां से मैं बार बार गलतियां कर रहा हूँ। तो मैंने उसको रेक्टिफाई किया। सेकंड थिंग वाज कि अगर आई वाज मेकिंग अ वेरी फैक्चुअल मिस्टेक, जैसे कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक है या करंट अफेयर्स का कोई फैक्ट है जो मुझे नहीं पता, तो अगर नहीं पता तो ठीक है, आई एम नॉट सपोज टू नो एवरी सिंगल थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड, वट एवर इज हैपनिंग। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आप जो मॉक टेस्ट देते हो, तो मॉक टेस्ट भी उस तरीके से हो सकता है कि उस क्वालिटी का ना हो जिस तरीके से एग्जामिनर ने सेट किया है। ठीक है, तो अगर उसमें नंबर कम आए और फैक्चुअल मिस्टेक्स हुई हैं तो ट्राई करो कि उसको अवॉइड कर सको, जितना कम कर सकते हो करो। अदरवाइज उसके बियॉन्ड में देर इज नो नो कैपेसिटी टू डू लाइक रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि करंट अफेयर्स के पीछे भागने से आई डोंट बिलीव दैट दैट विल फेच यू गुड डिविडेंड अल्टीमेटली। स्टैटिक को बार बार रिवाइज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रीलिम्स, क्योंकि स्टैटिक में आपका जो स्ट्राइक रेट है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, और वहां से आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे, रादर देन कि आप करंट अफेयर्स के पीछे ही भागते रहो। ठीक है, तो ट्राई ये करना कि आप स्टैटिक को अपना बेस बनाओ, फाउंडेशन अच्छी से बिल्ड करो, एंड देन यू गो फॉर दिस solving the questions, right? So next up I will talk about how I identified kind of questions. So मैंने PYQs बहुत ज़्यादा extensively किए थे। So I followed this marathon videos of sleepy classes. वहाँ से they had this whole solving the 20, from 2023 up to 2024 या 5, जो भी उनके अभी इस साल के लिए वो 25 के भी सॉल्व करेंगे। तो मैं उनके मैराथन वीडियोस को देखता था, उसके मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए थे। एंड विद टाइम जब मैं बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए हुए थे, एंड आई यूज टू एनालाइज कि ये कहाँ कैसे गलतियां हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं। एंड विद मल्टीपल रिविजन्स जो स्कोर मेरा 60s में रह रहा था मॉक टेस्ट में, वो बढ़ के 90s तक पहुंच गया था, 90s, हंड्रेड्स, इवन क्रॉसिंग हंड्रेड्स इन सर्टेन मॉक टेस्ट। ठीक है, तो अगर आप उस रेंज पे जा रहे हो तो यू कैन बी श्योर कि अच्छा ठीक है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड अक्रॉस आप एक ही कोचिंग के मॉक्स मत लगाओ, आप अक्रॉस कोचिंग्स के करो करना, कि उससे एक चीज में हेल्प होगी कि यू विल बी एबल टू मैनेज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। कि अगर एक कोचिंग है, कभी कभी उनके क्वेश्चन सेट करने का तरीका एक जैसा हो जाता है, सो यू विल बी हैविंग द डाइवर्सिटी ऑफ हैंडलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचिंग्स। आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ एसएफजी एट फोरम आईएएस। उससे एक चीज ये हेल्प हुई थी कि इट हेल्प मी टू डेवलप दैट आई यूज्ड टू गिव डेली टेस्ट इन दैट। और उसकी वजह से मुझे डिसिप्लिन मुझे मिल गया था कि मैं रोज उठ के
एक टेस्ट दिखता था सुबह सुबह, एंड फिर पूरे दिन पढ़ाई करता था प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो उससे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। दूसरा, मैंने जो बहुत सारे जो एमसीक्यू सॉल्व किए थे उसकी वजह से आई वॉज एबल टू रिड्यूस द मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स दैट आई वर मेकिंग। कि यार कभी बी का सी मार्क हो गया, या क्वेश्चन जल्दी जल्दी में पढ़ा था तो वो सही से हो नहीं पाया। ठीक है, सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली वर वर्कड आउट विद एसएफजी, क्योंकि कॉन्शियसली आप उसको देखते हो कि यार अगर मैं इसको जल्दी पढ़ूंगा तो आई विल बी मेकिंग अ मिस्टेक, आई विल बी बाउंड टू मेक अ मिस्टेक। ठीक है, सो प्रीलिम्स में मोरलेस ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। और सबसे ज्यादा मैटर करेगा एग्जाम डे पे आप कैसे प्रेशर को हैंडल करते हो, बिकॉज प्रीलिम्स कैन बी वेरी वेरी स्ट्रेसफुल पीरियड। उस टाइम पे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है लोगों को। तो मेरा एक सबसे सिंपल सा फंडा था कि आई वुड मेक माई सेल्फ रियलाइज कि नो मैटर इवन इफ आई डोंट नो लाइक इनिशियल 20 क्वेश्चंस, अगर शुरुआत के 20 क्वेश्चन भी मुझे नहीं आते होंगे, तब भी आई विल ट्राई टू क्लियर दिस पेपर, एंड आई विल क्लियर दिस पेपर। क्योंकि क्या था कि ये मतलब मेरा कॉन्शियस बिलीफ था कि आई हैव स्टडीड इनफ, एंड आई डोंट हैव टू लाइक क्वेश्चन माई सेल्फ माई एबिलिटीज। अगर वो क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगेगा तो सबको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आई हैव पुट इन द एफर्ट्स। ठीक है, देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू हैव दैट मच ऑफ कन्विक्शन इन योर प्रिपरेशन, एंड आई हैड दैट। सो सो आई रियलाइज कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, इवन इफ आई डोंट get the amount of questions that I know initially, तब भी मैं I will get through this। तो वो जो इनिशियल शॉक होता है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जैसे ही पेपर सामने आता था, आई यूज्ड टू फ्लिप इट अराउंड। मैं उसको सबसे पहले देख लेता था कि हाउ कुछ नया तो नहीं है। जैसे 2023 में जब होल पैटर्न चेंज, ठीक है, तो आई ट्राई टू सी कि हाउ इट इज बीइंग चेंज्ड, कि अगर अच्छा वो ओनली वन ओनली टू वाले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हैं। इस बार उन्होंने स्टेटमेंट और असर्शन वाले क्वेश्चन थे, उस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा दिए थे। ठीक है, सो अगर आप 5 सेकंड में पेपर फ्लिप कर देते हो तो वो अगर कोई शॉक एलिमेंट है तो वो ऑब्जर्व हो जाता है उसमें। नेक्स्ट इज टू स्टे वेरी काम। तो आप बस ट्राई ये करो कि व्हेन यू सॉल्विंग द पेपर, जस्ट फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ठीक है, आप ये मत सोचो कि यार वो पिछला वाला नहीं आता था और पिछले पिछले वाला नहीं आता था, ये सारे डिफिकल्ट है। जस्ट उस क्वेश्चन पे फोकस करो वेयर यू आर सॉल्विंग, और उसमें अगर आप फोकस करोगे तो यू विल बी एबल टू सी एज टू हाउ द यूपीएससी इज एक्चुअली फ्रेमिंग द क्वेश्चन, एंड वहां से आपको आंसर तक जाने में आसानी होगी। ठीक है, ऑफ कोर्स देयर इज एलिमिनेशन टेक्निक। आप देखते हो कि अगर कोई एक्सट्रीम वर्ड्स हैं तो उनको हटाओ। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, दोज आर ऑल पार्ट ऑफ योर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, कि आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का जो तरीका है उससे आपको आइडिया लगता है। ठीक है, कि आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हो, आप क्या कहते हैं, देयर इज अ, सो आई बिलीव देयर आर लेयर्स टू सॉल्व प्रीलिम्स। पहला इज योर क्रिस्टल क्लियर नॉलेज, कि आपको आता ही आता है। जैसे प्रीलिम्स में अगर आपने पॉलिटी में कुछ पढ़ा है लक्ष्मीकांत में, तो वो आपको आता है कि गवर्नर की पावर्स क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स क्या है। तो वो आपकी क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। वहां से अगर क्वेश्चन बनेगा आप सीधे सीधे मार्क करोगे। दूसरा इज सेकंड लेयर ऑफ मार्किंग इज कि आपको एक इंट्यूशन आती है कि यार ये दिस इज वेरी एक्सट्रीम, इट कांट बी लाइक कि ऑल बर्ड्स आर लाइक समथिंग। ठीक है, ऑल बर्ड्स गिव एग्स और समथिंग। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार दिस, अगर एक भी ऐसा नहीं हुआ तो व्हाट इफ, गलत हो जाएगा। तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, इनको आप कॉशन करते हो। दैट इज द सेकंड लेयर। थर्ड लेयर इज योर कॉमन सेंस विच यू डेवलप। हाँ, थर्ड लेयर आपकी जो कॉमन सेंस की होती है, जो आप डेवलप करते हो विद टाइम, कि आपको लगता है कि अच्छा, थर्ड लेयर में आपको कैसे करना है कि अगर वेग स्टेटमेंट्स है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, तो उनको आप हटाते हो विद एलिमिनेशन एंड विद एवरीथिंग एल्स। तो ये सारी चीजें रहती है। एंड नेक्स्ट अप इज योर तुक्केबाजी, जो हैक्स चलती है मार्केट में, कि अच्छा 5 में 3 सही है, ये जब कुछ नहीं आता है तो लोग ये करते हैं। ठीक है, नाउ प्रीलिम्स में एक चीज और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो उससे आपको ये देखना है कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइनली अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन पीपल जो 70-75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 80 तक चले जाएंगे, और मतलब कम अटेम्प्ट करेंगे, उनकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, और स्टिल दे विल बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। ठीक है, आई वाज समवन जो ज्यादा अटेम्प्ट करेगा, एंड maximum I will try to give. Yeah, I'll address all the questions of essay writing. Don't worry about it. मैंने towards the end मैं सारे questions दूंगा, and I'll answer each and every question. ठीक है, तो उसमें आप ये देखोगे कि कैसे आपको मतलब प्रीलिम्स में उस समय पे आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिससे आपका स्कोर जो है वो ज्यादा हो रहा है।
ठीक है, मुझे हमेशा ये समझ में आया था कि जब मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा था 95 प्लस या 90 प्लस, तब मेरा स्कोर अच्छा खासा 100 प्लस जा रहा था। ठीक है, बिकॉज आई न्यू कि मेरी गलतियां हो जाती हैं, तो मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से खेल रहा था। देर इज नो वन स्ट्रेटेजी टू क्लियरिंग प्रीलिम्स। ठीक है, आप अगर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी 60 अगर सही कर दे रहे हो, तो भी आप यू आर एबल टू क्रॉस वेरी मच द कट ऑफ। एंड एंड अगर आप 90 95 अटेम्प्ट करते हो, तब भी देर इज नो हार्म इन इट। ठीक है, तो ये हो गया। एंड सो दिस वाज मोर और लेस माय प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी। अब आई स्ट्रिक्ट शिफ्ट टू मेंस। एंड मेंस में चलिए स्टार्ट करते हैं विद योर एसे। ठीक है, सो आई बिलीव दैट एसे का जो पेपर है, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पेपर इस पूरे सातों पेपर में। सातों मतलब 9 पेपर होते हैं, सो देयर आर 2 पेपर हुआ विच आर जस्ट हिंदी एंड इंग्लिश, एंड सम रीजनल लैंग्वेज इफ यू कमिंग फ्रॉम दैट लैंग्वेज। तो उसमें क्या है कि आपके पास में सो आपके पास 7 पेपर है मोरलेस, जिससे आपकी मेरिट डिसाइड होती है। ठीक है, तो आई बिलीव देयर, सिंस मुझे बहुत सारा टीवी सीरीज वगैरह देखने का शौक है, तो मैं हमेशा यही सोचता था कि प्रीलिम्स इज लाइक द वॉल। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, ठीक है, तो द वॉल इज द प्रीलिम्स, एंड बियॉन्ड द वॉल विच इज लाइक आप वाइल्डलिंग्स की तरह घूम रहे हो एज एन एस्पिरेंट। वंस यू क्लियर द वॉल, ठीक है, कम अक्रॉस हियर, तब आपके पास में किंग्स लैंडिंग है, विंटरफेल है, सारी चीजें हैं। देन यू हैव टू क्रॉस ईच एंड एवरी स्टेप, एंड देन गेट टू द वेस्ट। ठीक है, एंड सिट फॉर द किंग्स लैंडिंग अल्टीमेटली एज अ रैंकर। तो आई मीन आई डोंट नो कितने लोगों को उसी समझ में आई होगी, बट स्टिल दिस वाज लाइक द आइडिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज प्रीलिम्स इज जस्ट द एंट्री गेट। ठीक है, ये पूरा एग्जाम जो है वो मेंस के अकॉर्डिंग चलता है। उसी से आपकी रैंक डिसाइड होगी, उसी से आपको सब चीजें आपकी रैंक होगी, सर्विस होगी, सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन सब मेंस में डिसाइडेड होता है। ठीक है, इंटरव्यू की भी देर इज अ लॉट ऑफ स्टेक इन इंटरव्यू एज वेल, बट मेंस इज द चंक जहां से आपको पूरी आपकी सर्विस एंड एवरीथिंग हैज टू बी सीन। ठीक है, तो आई हैव ओनली सीन वेब सीरीज, या फाइन। आई यूज्ड टू आल्सो डू दैट सेम। मैं जब पढ़ाई करता था, तो मतलब पहले दिन में मैं पढ़ाई करूंगा, एंड जो मेरे 2 सेशन होते थे बीच में, लाइक 9 to 5 एंड देन 7 to 12 रात के लिए, उसके 2 घंटे के बीच में खाना खाता था और मूवी या कोई सीरीज देखता था। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी टीवी सीरीज खत्म की है, जितनी मैंने शायद बाद में ना देखी हो, उतनी मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे देखी थी। सो आई वाज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। एनीवेज, डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, ये है कि मेंस में स्पेशली एसए में, तो एसए में मैं सोचता था कि आई हैड अ गुड कमांड ओवर दैट पेपर। इनिशियल वाले मेंस में आई स्कोर 123। इस साल मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, बट मैंने काफी अच्छे ऐसे लिखे थे इस बारी भी। तो उसमें ये था कि ऐसे में यू ट्राई टू हुक द एग्जामिनर फ्रॉम द गो। तो ऐसे में 2 चीजें होती हैं, पहला आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट रहता है, और दूसरा आपका कंटेंट का पार्ट रहता है। ठीक है, तो इन ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले सेशन में आप अपने सारे जो आइडियाज है उनको पॉइंट करते हो ऑन अ पेपर, सारे पेपर पे लिखते हो एक जगह पे, एंड आपके मन में जो भी चीजें आ रही हैं वो आप ट्राई करते हो। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि इसमें आप पेस्टल यूज मत करो, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री ये सब यूज नहीं करना है। आपको अलग तरीके से पॉइंट जनरेट करने हैं, आप क्वेश्चन जनरेट करो उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2023 में एक आया था कि नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट, ठीक है, ये एक टॉपिक था। तो आप उसमें दिखाओ कि व्हाट डू यू मीन बाय वॉन्डरिंग, व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग लॉस्ट। ठीक है, तो व्हाट एंड हाउ, लाइक व्हाट आर द कंडीशन हाउ दीज पीपल आर बीइंग लॉस्ट। फिर उसमें क्वेश्चन ये जनरेट करो कि लाइक द स्टेटमेंट इज सेइंग कि आप नॉट ऑल दोज हु आर वॉन्डरिंग, ठीक है, यानी कुछ हैं जो लॉस्ट हो गए हैं। ठीक है, कुछ और बाकी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो कौन है जो लॉस्ट हुए? ठीक है, हु आर दोज पीपल? तो आप उसमें बताते हो कि दे आर टेररिस्ट, रेपिस्ट, एंड लाइक पीपल हु डोंट हैव एनी आइडिया। ठीक है, अब वॉन्डरिंग को भी यू कैन एक्सप्लोर इन अ वेरी डिफरेंट वेज। तो वो एक आइडिया जो है कि आपको क्या कहते हैं, कितने आइडिया मतलब कितने पॉइंट्स, डिफरेंट आइडियाज जनरेट करने हैं, तो वो डायमेंशन है आपकी। आप ये मत समझो कि आप हिस्ट्री पॉलिटिकल सोशल इस तरीके से कर रहे हो, तो ये डायमेंशन है नहीं। और ऐसे का सिलेबस डिफाइंड है। ठीक है, अगर आप, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने ऐसे का सिलेबस देखा है, तो देर आर सर्टेन पैरामीटर्स विच आर गिवन इन जो सिलेबस मेंशन्ड है, कि योर एक्सप्रेशन शुड बी एग्जैक्ट, इट शुड बी इफेक्टिव, इट शुड बी नियर टू द टॉपिक ऑफ द ऑफ द ऐसे। ठीक है, एंड यू हैव टू स्टिक टू इट।
यार हाँ, I forgot about CSAT. CSAT is very tricky, guys. Don't forget about CSAT as well. I'm really sorry. I should have talked about that. तो CSAT में भी just give 1 hour, मतलब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। अगर आपकी मैथ्स वीक है, ठीक है, तो आप थोड़ा अच्छे से सीसैट को ध्यान में देना, बिकॉज सीसैट इज बिकमिंग वेरी ट्रिकी ओवर द इयर्स। एंड सीसैट के लिए अगर आप मतलब प्रैक्टिस करोगे, मतलब एक एक घंटा डेली देना वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। तो अमित गर्ग सर की एक प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हो फॉर क्वांट एंड रीजनिंग या आरसी। आप किसी भी एक के भरोसे मत बैठे रहें, ठीक है। एंड या आई टॉक अबाउट दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट इन दिस ऐसा सिलेबस या। सो तो सीसैट अच्छे से ध्यान से करके जाना, पीवाईक्यूज उसमें बहुत जरूरी है। दूसरा प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। और तीनों ही सेक्शंस को, बीट रीजनिंग, आरसी और योर क्वांट, तीनों को ही आपको साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो दैट वाज सीसैट। नाउ अगेन कमिंग बैक टू ऐसे, ऐसे में आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो। ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए आपके पास में टिप्स कैसे डायमेंशंस बनानी है, ठीक है। तो आप उस टॉपिक को तोड़ो, जितना ज्यादा तोड़ सकते हो, ठीक है। इस बारी जो आया था कि I'm not exactly remembering. Luxury is artificial poverty and contentment is something, मतलब इस तरीके का टॉपिक था जो मैंने अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो उसमें 2 पार्ट्स थे, तो मैंने उन दोनों को ही साथ में लेके चल चल रहा था मैं, और उनको डाइकोटोमी दिखानी थी। या फिर जैसे पहले वाला जो टॉपिक था, नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट, ठीक है। तो आप उसमें क्वेश्चन जनरेट करो कि व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग लॉस्ट, ठीक है। एंड वॉन्डरिंग का मतलब क्या है, तो मैंने उसमें ये भी बताया था कि वॉन्डरिंग का मतलब आपका एक पर्पस को फाइंड करना है, ठीक है। उसमें फिर आप वहां पे काफी सारे एग्जांपल्स वगैरह लेके आते हो कि आप बुद्धा की बात करोगे कि वो अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए घर से निकले थे। तो मतलब ये थोड़ी था कि वो घर से निकल गए हैं तो वो भटक गए हैं, ठीक है। तो भटकना क्या होता है, भटकना का ये मतलब थोड़ी है कि जो लोग खोज रहे हैं, अब हम एज एस्पिरेंट जो है, ठीक है, हम लोग अनएम्प्लॉय, मतलब पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड सॉर्ट ऑफ, बट स्टिल दे आर फाइंडिंग देयर पर्पस, दे आर स्टडीइंग फॉर देयर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक दिशा है उनके पास में, वो सही तरीके से जा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। एंड दिस लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। तो इस तरीके से आप उसको थोड़ा फिलोसॉफिकल लेके आते हो, फिर उसमें आप अपनी और सारी डिमेंशंस लेके आते हो कि आपने करंट अफेयर्स से भी कुछ उसमें ऐड करने की कोशिश की। आप हिस्टोरिकल लेके आए, तो आपने सोचा उस तरीके से कि अच्छा, हिस्ट्री से मैं इसमें क्या सोच सकता हूँ, पॉलिटिकल वे में क्या सोच सकता हूँ, नॉट लाइक कि आप उसको लिखोगे उस तरीके से, ठीक है। वो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट है। नेक्स्ट कम्स योर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आपकी जो लैंग्वेज है वो काफी सिंपलिस्टिक आप रखो, आप उसको बहुत फ्लावरी मत बनाओ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या करता था, मैं इंट्रो देता था। इंट्रो मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से दिए हैं। मैंने एनेक्डोट से स्टार्ट किया है, मैंने पोएम्स खुद से लिख के स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे लिखने का शौक है, तो मैंने पोएम्स भी स्टार्ट किया है। मैंने मतलब गालिब के शेरों से स्टार्ट किया है। आई हैव रिटन इट फ्रॉम लेट्स से कोट्स से स्टार्ट किया है। मैंने एक बार एक न्यूज आर्टिकल बना के उसको स्टार्ट किया था। तो मैंने बहुत सारी चीजें यूज की थी, बिकॉज ऐसे वॉज वेरी क्रिएटिव इन दैट वे। तो और वो काफी जगह पे मेरी अप्रिशिएट भी करते थे लोग कि इट्स लाइक समथिंग विच इज गुड। तो ऐसे में ऑल्सो व्हेन यू आर राइटिंग फॉर द फाइनल मतलब पेपर, जब मेन पेपर में आप लिखोगे, ट्राई टू राइट एसेज ऑन टॉपिक जो आपको लगे कि सब लोग नहीं लिखेंगे, बहुत रिडंडेंट नहीं होने चाहिए टॉपिक। थोड़े ऐसे लिखो कि जो आपको लगे कि हाँ, दीज आर द टॉपिक्स विच आर सेकंड मोस्ट टेकन अप, ठीक है। तो एक नॉवल्टी रहती है एग्जामिनर को चेक करते हुए, क्योंकि वो भी बोर हो जाते हैं बहुत ज्यादा। वुडंट गालिब्स कपलेट बी टू मैनी? नहीं 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 यार, नॉट टू मैनी, नथिंग। अपना ऑप्शनल का भी कुछ नहीं ज्यादा लेके आना है, कहीं से भी बहुत ज्यादा चीज कुछ नहीं लानी है। तो मैं उसको क्या करता था कि मैंने आई स्टार्टेड विद हजारों ख्वाहिशें ऐसी, कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है। ये वाला आई गेव द कपलेट स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड देन आई कॉन्टेक्चुअलाइज इसका मीनिंग क्या है, एंड व्हाई आई हैव स्टार्टेड इट विद द सेम कपलेट टू स्टार्ट दैट ऐसे। एंड क्या आइडिया था कि पहले आप जो अगर कुछ भी एनेक्डोट दे रहे हो, ठीक है, उस वो एनेक्डोट दोगे, एंड एनेक्डोट के बाद में आप उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करोगे टुवर्ड्स द टॉपिक, कि वो इस ऐसे का टॉपिक क्या है, ठीक है, जाकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, दिस इज रेलेवेंट फॉर योर ऐसे। फिर आप वहां से देन यू गिव योर थीसिस स्टेटमेंट। समटाइम्स पीपल गिव कि अच्छा, इन दिस ऐसे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस 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 दिस। मैं वो सब नहीं करता था, मैं सीधे उसके फिर डायमेंशंस पे स्टार्ट करता था बॉडी में। और मेरा आइडिया क्या था कि मैं हर पेज में 2 या 3 हेडिंग रखूंगा, वो सॉरी पैराग्राफ रखूंगा, एंड ईच पैराग्राफ विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट, ठीक है, पिछले वाले से। बट वो कनेक्टेड होंगे, कि अगर मैं उनको इस तरीके से अलाइन करूंगा कि वो कनेक्शन बिल्ड कर जाए और एक स्टोरी की तरह चले ऐसे।
कि पता चले एग्जामिनर को कि हाँ इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, फिर यहाँ से धीरे धीरे चलता चलता फिर ये यहाँ तक आया है। ठीक है, तो देयर शुड बी अ कोहेरेंस इन योर राइटिंग। वो यार देखो प्रैक्टिस से आता है। एंड जो मैं बातें बता रहा हूँ ये यू विल ओनली बी एबल टू सी वंस यू सी द एसेज व्हिच आई हैव रिटन और व्हिच अदर पीपल हैव रिटन। ठीक है, कि वो किस तरीके से कोहेरेंस और फ्लो को मेंटेन किया जाता है, कि आप जो कनेक्टर वर्ड्स यूज करते हो उसमें काफी सारे, ठीक है, या फिर आप फर्स्टली सेकंडली थर्डली फोर्थली इस तरीके से स्टार्ट लिखते हो कि अच्छा ठीक है ये था। एडिशनली एंड अगेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन हैविंग डिस्कस्ड this part of this topic in the initial paragraph, now we'll be discussing about this। ठीक है, तो ये कनेक्टर सेंटेंसेस होते हैं जिससे आपका एक फ्लो बना रहता है। जब एग्जामिनर पढ़ता है तो उसे लगता है कि हाँ ये चल रहा है। यार देखो डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स दैट इज अ प्रोसेस। ठीक है, उसके लिए यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ एसेज ऑफ टॉपर्स। ठीक, और टॉपर्स कैसे पढ़ो उनको देखो, काफी सारे जैसे विक्रम गरेवाल सर के एसेज काफी अच्छे हैं। ठीक है, उनका लिखने का तरीका थोड़ा अलग था। तो टॉपर्स के एसेस पढ़िए एंड उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको किस तरीके से राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। एंड मतलब सम बेसिक प्रैक्टिकल टिप्स कैन बी टू राइट अ डायरी ऑन अ डेली बेसिस। अगर आपको स्टार्ट करना है एंड यू आर जस्ट अ बिगिनर, तो आप धीरे धीरे लिखना शुरू करें, अपने दिन के बारे में लिखें कि आपने क्या किया कैसे किया। दो स्मॉल स्मॉल हैबिट्स विल एक्चुअली हेल्प यू डेवलप गुड राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो ऐसे में ये था। एंड ऐसे में सबसे ज्यादा चीज जो इम्पोर्टेंट रहती है वो रहता है आपका नोवेल्टी ऑफ कंटेंट, क्योंकि कोई भी दो ऐसे एक जैसे नहीं होते। ठीक है, ऐसे को आप मोनोटोनस मत रखिए, ऐसे को आप जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं उतना इंटरेस्टिंग बनाइए। आई रिमेम्बर मैं मूवीज के डायलॉग भी कोट किए हैं मैंने, मैंने वेब सीरीज कोट किए हैं, मैंने पॉप कल्चर के रेफरेंसेस दिए हैं, मैंने बहुत सारे श्लोकास कोट किए हैं, रामायण के महाभारत के मैंने काफी सारे एनेक्डोट्स लेके आया था। ठीक है, मैंने पोएम्स कोट की हैं इंग्लिश लिटरेचर से, मैंने काफी सारी बुक्स कोट की हैं क्योंकि मैं पढ़ने का भी मुझे शौक था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ओवरडू नहीं करना है, लेकिन बस स्प्रिंकल करना है, एकदम छिड़क दे रहा है। ठीक है, जस्ट डोंट हैव टू लाइक राइट। अब जैसे लोग पूछ रहे हैं कि भाई ऑप्शनल हम कितना यूज करें, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था। ठीक है, तो अगर मैं ट्राई करता था कि बस एक कोई टॉपिक या एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ मैं बस सोशियोलॉजी से रिलेटेड लिखूंगा, उसमें भी मैं कोई अगर थिंकर की बात है, कोई इंपॉर्टेंट इंसान है, उसकी कोई बुक को रेफरेंस बना के लिख देना है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल, अगेन नॉट अ सोशियोलॉजिस्ट एज सच, इंग्लिश लिटरेचर में ही इज लाइक वेरी प्रोमिनेंट। तो जॉर्ज ऑरवेल की 1984 हो गई या एनिमल फार्म हो गई, मैंने बहुत जगह कोट की है वो बुक। तो अ, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने ऐसे के लिए की है। और उसमें फिर आप अपने एग्जांपल्स देते हो, एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हो। तो आइडिया ये है ऐसे में कि आप पैराग्राफ स्टार्ट करो विद आर्ग्यूमेंट कि इस पैराग्राफ में मैं ये बात बोलूंगा, उसको फिर आप किसी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करोगे कि मैंने ये बात बोली है तो उसका ये कारण है। ठीक है, और फिर ईच एंड एवरी पैराग्राफ में आप इसी तरीके से अपना ऐसे बिल्डअप करते जाओगे। और जैसे आपने एक बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन से आपने अपने ऐसे को शुरू किया था, आपको उतने ही और या उससे भी अच्छे कंक्लूजन पे उसको एंड करना है, कि आप एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं एक एंड दो अपने ऐसे को, और वो सारी चीजें आपको लाइक लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगी। ठीक है, सो दिस वाज योर ऐसे आई बिलीव, एंड आई टेक द क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। नाउ कमिंग टू द जीएस 1। जीएस 1 में आई बिलीव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने अपना मेरा स्कोर भी पिछले वाले मेंस से इस बारे मेंस में काफी इंप्रूव हुआ है। तो जीएस 1 में व्हाट आई डिड कॉन्शियसली, पहले तो मैंने अपने नोट्स इंप्रूव किए थे, और नोट्स मुझे लग रहा था कि मेरे काफी हैफेजर्ड थे, तो मैंने अपने नोट्स ठीक किए थे। मैंने अपने नोट्स में काफी स्पेसिफिक पीवाईक्यू अलाइंड नोट मेकिंग की थी इस बारी। उसमें क्या किया था कि जो भी चीजें आई बिलीव्ड कि ये सीधे सीधे आंसर में रेप्लिकेट की जा सकती है, ठीक है, तो वही मैंने लिखा है। मैंने बहुत ज्यादा उसमें कुछ भी एडिशन ऐसा नहीं डाला कि मुझे लगे कि यार ये तो कभी लिखा ही नहीं जा सकता आंसर में। ठीक है, तो जैसे अगर जीएस 1 में मैं एंशिएंट के नोट्स बना रहा हूँ तो मैंने डायनेस्टी वाइज नोट्स बनाए थे कि अच्छा पल्लवास के टाइम में ये था, पालास के टाइम में ये था, या फिर चोलास के टाइम में ये था, चोलास पे क्वेश्चन भी आया और इधर चंदेलास पे क्वेश्चन आया। तो उस तरीके से नोट्स बनाए हुए थे, उसमें फिर मैंने एग्जांपल्स दिए थे। फिर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था इस बार टुवर्ड्स द विजिबिलिटी ऑफ द कंटेंट, व्हिच इज़ मैंने काफ़ी सारे डायग्राम्स बनाए थे। इस बार आर्किटेक्चर पे आया था, अ, ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आया था। तो हड़प्पन आर्किटेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा अ, मतलब हड़प्पन आर्किटेक्चर में जो भी पॉइंट मैं लिख रहा था उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको एक डायग्राम बना के डिपिक्ट करने की कोशिश की थी, कि इसमें किस तरीके से मैं एक एज लेके आ सकता हूँ अपना। ठीक है, सिमिलरली ये नोट्स की बात हो गई।
मॉडर्न के लिए मैंने वही स्पेक्ट्रम फॉलो किया था, एंड स्पेक्ट्रम से ही मैंने बार-बार रिवीजन एंड वो सब करके आई हैड नोट्स ऑफ मॉडर्न। एंड देन कमिंग टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में अगेन योर द बेसिक एनसीईआरटीज़ एंड वो सोर्सेज़ रहते हैं। एंड ज्योग्राफी में आजकल क्या है कि दे आर इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन जीएस 1 क्वेश्चंस एज़ वेल। तो आप ये देखिए कि ज्योग्राफी के जब आप आंसर लिख रहे हो, तो आप ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव दीजिए, ठीक है? उसके साथ-साथ में आप डायग्रामेटिक और कोशिश करिए कि अगर आप कहीं मैप बना सकते हैं, तो उसको मैप बना दें, मैप बना के दिखा दें, ठीक है? और आई रिमेंबर इस बार एक ऑफशोर ऑनशोर वाला क्वेश्चन आया था, ऑयल रिजर्व्स का, तो वो मैंने उसमें आई हैड लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है? पढ़ा हुआ था बट उतना याद नहीं आ रहा था, तो मैंने एक मैप बनाया था, वर्ल्ड मैप बनाया था और वहाँ पे इंडिकेट किए थे कि कहाँ-कहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो एग्ज़ामिनर को वो लगा होगा कि हाँ, दिस इज़ रेलेवेंट, उसने कुछ नंबर दिए होंगे उसमें। एंड फिर चैलेंजेस वगैरह जो भी उसमें मेंशन थे, वो सारी चीज़ें अच्छे से आंसर में दे दी गई थी, ठीक है? सो दिस वाज़ योर ज्योग्राफी। नाउ कमिंग टू सोसाइटी। सोसाइटी आई बिलीव ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है जीएस 1 में, बिकॉज़ इनिशियली पहले क्या होता था कि फर्स्टली एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट यार भाई अगेन जस्ट जस्ट टेकिंग वन क्वेश्चन, पवन बिश्नोई, ठीक है? मैंने भाई हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, ठीक है? मेरा 12th स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम से ही हुआ है और फिर मैंने इंग्लिश में एग्ज़ाम लिखा था, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट इंग्लिश एज़ सच कि भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है। आपके पास में हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देने का आपके पास में ऑप्शन है, आप उसमें दीजिए, ठीक है? एंड अ, उसमें आप हिंदी मीडियम में आप दीजिए और आपके पास में पूरी अपॉर्च्युनिटी है कि आप हिंदी में सारी चीज़ों को बोलें, हिंदी में उनको समझाएँ। एंड बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से क्लियर भी करते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इंग्लिश, वो विद टाइम अपने आप आ जाता है, ठीक है? तो मैं सारे क्वेश्चंस सबके क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड लूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट लाइक बियर विद मी फॉर सम टाइम, ठीक है? एंड ना या तो जीएस 1 में आई बिलीव सोसाइटी का जो एंगल है, सिंस मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो मैंने वहाँ से मेरा काफ़ी सारा कवर हो गया था। मैंने उसमें वही फ़ोकस किया था कि आई यूज्ड टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स लोडेड स्टफ इन इट, और करंट अफेयर्स लेके आता था, एग्ज़ाम्पल्स वहाँ से आते थे। तीसरी चीज़ जो मैंने की थी वहाँ से कि जो सोशियोलॉजी के मेरे कीवर्ड्स हैं, वो टर्मिनोलॉजी मैं जीएस 1 में लेके आता था। वो चीज़ें काफ़ी हेल्प हुई थी एंड दैट वाज़ मेजरली द आइडिया इन जीएस 1। जीएस 2 की बात करें तो जीएस 2 में मेरे पास में टॉपिक वाइज़ नोट्स मैंने बनाए थे। हर टॉपिक के लिए। जितने भी सिलेबस में मेंशन्ड है उसके सबके एक-एक वन पेजर बनाए हुए थे, ठीक है? उसके लिए मैंने काफ़ी जगह से मतलब टॉपर कॉपीज़ का यूज़ किया था। मैंने कुछ कोचिंग्स के बेस नोट्स उठाए थे, ठीक है? कि वहाँ से मैंने मटेरियल उठा के फिर मैंने अपने खुद के वन पेजर नोट्स बनाए थे, ठीक है? और वहाँ से मैंने आंसर राइटिंग की थी। इन सब के साथ-साथ में मेरे पास में एक न्यूज़पेपर की डायरी थी। तो जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो मैंने एक डायरी बनाई हुई थी, जिस डायरी को मैंने सिलेबस के हिसाब से सेग्रीगेट किया हुआ था, ठीक है? एंड जो भी अगर something was relevant from the syllabus, वहाँ पे अगर न्यूज़पेपर में कुछ भी आता था तो मैं आई यूज्ड टू जॉट इट डाउन इन दैट डायरी। तो उस डायरी में मैंने टॉपर्स की कॉपी से बहुत सारी चीज़ें उठा के लिखी थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें पीटी 365 और मेंस 365 से निकाल के लिखी थी। बहुत सारी चीज़ें जो पद्मा अवॉर्डीज़ आते हैं, हर साल पद्मा अवार्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनकी स्टोरीज़ होती है व्हिच आर वेरी इंस्पिरेशनल। वहाँ से निकाल के लिखा था। बेटर इंडिया से बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी नोट्स में लिखे थे, जिससे मुझे एथिक्स में भी हेल्प हुई थी, एस्से में भी हेल्प हुई थी और जीएस में तो हुई थी। ठीक है, तो ये जीएस 2 में जो मेरे पास एक बेस नोट्स थे, जो हर टॉपिक के हिसाब से बने थे, जैसे एनजीओ है तो या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है या फिर एसएचजी है, इन सब के मैंने स्पेसिफिक नोट्स बनाए थे एंड वहाँ से फिर मैं उनकी आंसर राइटिंग साथ-साथ में करता था। ठीक है? तो जीएस 2 में बेसिकली यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन अगर आप पॉलिटी की बात कर रहे हो तो आर्टिकल्स आपके आपके फिंगर्स पे होने चाहिए। डीपीएसपीज़ हो गई, आर्टिकल्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज़ हो गए, ठीक है? वहाँ पे आप करंट अफेयर्स कोट करो बहुत सारा, ठीक है? नाउ कमिंग टू सोशल जस्टिस और गवर्नेंस। गवर्नेंस में आपको बहुत सारी एआरसी की रिपोर्ट्स कोट करनी है, नीति आयोग कोट करना है, ठीक है? आपको कमिटी के रिकमेंडेशंस देने हैं। सिमिलरली सोशल जस्टिस में जैसे पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, ये वाले टॉपिक्स जो हैं या एनजीओ वगैरह जो ये जो टॉपिक्स हैं, इसमें आपको बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ लेके आनी है, आपको नोवेल कंटेंट लेके आना है, ठीक है? यहाँ पे आप मतलब बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो अगर आपके पास में कंटेंट अच्छा है। बिकॉज़ ये काफ़ी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं और यहाँ पे अगर आपके पास में कंटेंट अच्छा है, तो आप वो एक एक्स्ट्रा एज ले सकते हो औरों के कंपैरिज़न में, ठीक है? बिकॉज़ पीपल टेंड टू नॉट गिव एज़ मच इम्पोर्टेंस टू दीज़ टॉपिक्स एज़ दे शुड।
तो यहाँ पे आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसमें इम्प्रूव कर सको। ठीक है। नाउ लास्टली इन IR I believe the most important thing is to give a map or sort of a that certain keywords are there: strategic autonomy, diplomatic capital, diplomatic balancing। ठीक है। तो ये सारे जो कीवर्ड्स होते हैं जो आपके न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, हर हर दिन कोई ना कोई आर्टिकल आता है आईआर पे। ठीक है। तो आपको बस आईआर में 4 क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, 9 10th एंड 19th एंड 20th। ठीक है, ये फिक्स होते हैं, 4 क्वेश्चन ही आएंगे आईआर में, तो बहुत ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स या जो आपको इंडिया और बायलैटरल रिलेशंस में जो एक स्पेसिफिक चीजें होती है कि स्पेस में क्या हो रहा है, हेल्थ में क्या हो रहा है, ठीक है, पब्लिक टू पीपल टाइज कैसी हैं, ठीक है, या फिर डिफेंस में टाइज कैसी हैं, तो इस तरीके से आपके पास में नोट्स होने जरूरी है। वो मैंने बनाए थे। एंड या इसी तरीके से डायस्पोरा के साथ में क्या है, तो डायस्पोरा में आप पॉलिटिकल डायस्पोरा में क्या है, उनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। तो having those kind of notes really help. Now coming to GS3, GS3 I believe मेरे score इस बार 100 है, which is comparatively a very decent score because people have scored in 70s also. तो GS3 में मैंने काफी सारे consciously changes इस बार किए थे. First of all, I made a lot of लाइक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस। मैंने काफी सारे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ये सारी चीजें बनाई थी, और बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस भी यूज किए थे बिकॉज वो डायरी से मुझे हेल्प हुआ था कि एक जैसे एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिंस आई एम आल्सो डूइंग मास्टर्स इन डिजास्टर स्टडीज। सो इन दैट केस मेरे पास में एक देयर वाज अ कंपाइलेशन ऑफ डिजास्टर बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड कि कहाँ कहाँ पे अच्छे प्रैक्टिसेस लिए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोपेनहेगन का एक मॉडल है ऑफ ग्रीन अर्बनाइजेशन का। ठीक है। तो उसमें ब्लू ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट क्रिएट करना है, या फिर हमको अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में भी है दिस मैनग्रोव प्लांटेशन अक्रॉस उड़ीसा कोस्ट, जिससे हम हमको साइक्लोन प्रिवेंशन में, साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन में हेल्प होती है। सो ये सारी चीजें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है ना, उनको मैं अलग एक बॉक्स में दिखाता था। ठीक है। इसके पार्टली मैंने जो जैसे अब डेटा होता है तो बहुत सारा GS3 में हम बहुत सारा डेटा कोड करते हैं। ठीक है, डेटा कोड करना है, रेफरेंसेस कोड करने हैं, और हमको काफी टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम मैं जो करता था, मैं ये करता था कि डेटा को मैं सीधे डेटा ना लिख के उसको बार बार चार्ट या पाई चार्ट या फिर तुम्हारा ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता था। इसी तरीके से एक आइडिया होता है कि व्हेन वी आर राइटिंग आंसर, तो उसमें कोर डिमांड्स और पेरिफेरल डिमांड्स ऑफ ईच क्वेश्चन हमको समझना जरूरी होता है। कि मान लो अगर उसमें पूछा गया है कि किसी क्वेश्चन में कि सीधे सीधे चैलेंजेस बता दो, तो आप सीधे सीधे चैलेंजेस बताने के बजाय उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताते हो कि मान लो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर का केवल चैलेंजेस पूछे हैं किसी सेक्टर में कि फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग में बता दो कि क्या इश्यूज है। ठीक है, बस इतना पूछा है, तो आप उसमें ट्राई करो कि फूड प्रोसेसिंग के बारे में भी थोड़ा बता दो। फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें होती हैं इंटायर वैल्यू चेन में, कि आप सीधे सीधे प्रोडक्शन की बात करो तो आप क्रॉप्स की बात करते हो, प्रोडक्शन की बात करते हो, फिर मार्केटिंग वेयर हाउसिंग की बात करते हो, लॉजिस्टिक्स में, और फिर मार्केटिंग की बात होती है, फिर एक्सपोर्ट्स की बात होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उसमें बताते हो फूड प्रोसेसिंग में। तो आप इनिशियल ट्राई करो कि एक पेरिफेरल डिमांड जो है कि आप उसके बारे में भी थोड़ा बताओ, उसको भी निग्लेक्ट ना करें। ठीक है। और बाकी कोर डिमांड में जो चैलेंजेस पूछे गए हैं वो तो आप पॉइंट्स के हिसाब से बता ही दोगे, 1 2 3 4, या जिस तरीके से भी आप बता रहे हो। ठीक है। तो उसमें फिर आप अपना जो डेटा है या एग्जांपल्स हैं, वो सारे आप कोट करते हो। ठीक है। अब इसमें आपके साथ बहुत सारी मैगज़ीन्स जो आती रहती है, जैसे कि मेल्स 365 आती है और उस साल की करंट अफेयर्स के लिए आती है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। आपका कंटेंट काफ़ी एनरिच होगा, एंड कंटेंट एक्चुअली जो आप नोट्स बनाते हो, वो स्टैटिक नहीं होते, वो विद टाइम चेंज होते रहते हैं। उसमें काफ़ी सारे एडिशंस आएँगे, उसमें काफ़ी सारे आपके और चीज़ें ऐड होती जाएँगी। जैसे न्यूज़पेपर से अगर आपको कुछ एडिशन मिला या जो भी मिला, तो वो एक सेट ऑफ नोट्स आपके बनते जाते हैं। ठीक है। With revision, you will be able to like replicate those kind of things in your answers as well. Now, coming lastly to GS4. So GS4 is ऑल अबाउट योर, क्योंकि GS4 एथिक्स का जो पेपर है उसमें आपके पास में GS क्वेश्चंस है, एंड देन यू हैव द केस स्टडीज। ठीक है। तो GS में जब आप बात करोगे, जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उसमें आप ट्राई करो कि आप काफी सारा वैल्यू एडिशन लेके आओ। गुड सेट ऑफ एग्जांपल्स आपके पास होने चाहिए, डिफरेंट सेट ऑफ एग्जांपल्स होने चाहिए। कहीं आपके पास में सिविल सर्वेंट्स के एग्जांपल्स हैं, कहीं आपके पास में लोकल पीपल के एग्जांपल हैं, यहाँ पे वो पद्मा अवार्डीज
वाली जो चीज़ है वो काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है? उसके अलावा आपके पास में एक सेट ऑफ डेफिनिशंस होनी ज़रूरी है। तो उन डेफिनिशंस के थ्रू आप इंट्रोड्यूस करते हो क्वेश्चंस को। फिर बहुत सारे आप इसमें यूज़ करते हो नोवेल्टी फैक्टर व्हिच इज़ योर डायग्राम्स, ठीक है? आप बहुत मतलब कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको आप कोई मतलब वेन डायग्राम बना के दिखा देते हो कि लाइक विज़डम, नॉलेज एंड देन रैशनैलिटी, ठीक है? तो इस तरीके से आपने बना दिया या मतलब वेन डायग्राम्स बना के कि ओवरलैपिंग पार्ट में दिखा दिया कि अच्छा ये है। इसी तरीके से कंपैशनेट कैपिटलिज़्म में आपने प्रो, पीपल, प्लैनेट इस तरीके से तीनों दिखा दिए, ठीक है? सो ये स्मॉल-स्मॉल चीज़ें होती हैं जो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। मैंने सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की थी एंड सिमिलरली केस स्टडी में ट्राई करो कि आप बहुत ही स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन लेके आओ, ठीक है? स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन इस तरीके से कि आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत वेग कि हाँ, मैं सब सही कर दूँगा, ठीक है? आप कैसे करोगे? एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या-क्या स्टेप्स लोगे? मतलब नियर टर्म में क्या लोगे? मीडियम टर्म में क्या लोगे? शॉर्ट लाइक लॉन्ग टर्म में क्या आपके स्टेप्स होंगे? ठीक है? उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? ठीक है? तो वो एक प्रैक्टिकल आइडिया आपको अपनी केस स्टडीज़ में देना है, ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि हाँ, ये आदमी सिर्फ़ बातें फेंक नहीं रहा है, इसको पता है एग्ज़ैक्टली कैसे करेगा, ठीक है? वो दिख जाता है। तो जीएस 4 में बेसिकली मेरे पास डायरी थी, तो उसमें मैंने बहुत सारे कोट्स, बहुत सारे एनेक्डोट्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? थ्योरीज़, फिलॉसफर्स एरिस्टोटल, प्लेटो इन सब के मतलब कीवर्ड्स जो होते हैं और एथिक्स में एथिकल कीवर्ड्स यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक अब जैसे जीएस 2 में जैसे गवर्नेंस का कोई क्वेश्चन है, सेम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन जीएस 4 में भी आ सकता है, बट उसका लिखने का तरीका बदल जाएगा। जीएस 2 में आप ट्राई करोगे कि आप मोर गवर्नेंस ओरिएंटेड आंसर दो, कि कैसे सरकार कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकती है, कैसे पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे उस चीज़ को ट्वीक किया जा सकता है। जब आप जीएस 4 का आंसर लिखोगे तो आप उसमें एथिकल साइड दोगे कि मोरालिटी की बात करोगे कि यहाँ पे आपको देखना है कि कोई मतलब मोरल डिलेमा कैसे आ रहे हैं, आपको मोरालिटी को सही से लेके चलना है, ठीक है? क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस क्रिएट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में देना है, ठीक है? तो जीएस 2 से जीएस 4 में ये सारे बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं और आपको एथिक्स ओरिएंटेड जो आपका कीवर्ड्स है, वो आने आपके आंसर में बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो दिस वाज़ बेसिकली योर जीएस सिंस माय ऑप्शनल वाज़ सोशियोलॉजी तो मैं ब्रीफ में उसके बारे में भी बता देता हूँ एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव सोशियोलॉजी एज़ ऑप्शनल तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको पास में सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने स्लीपी क्लासेस के वीडियोज़ देखे थे और उससे मुझे काफ़ी सारी हेल्प हुई थी और वहाँ पे शेखर सर के जो वीडियोज़ थे उसमें सम टॉपिक्स व्हिच आर अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वहाँ से मैं उनको कवर किया था। फिर आई हैड अ बुक लिस्ट व्हिच कंप्लीटेड मतलब मैंने कहीं से फाउंडेशन नहीं लिया था, ना ही जीएस में लिया था, ना ही सोशियोलॉजी में लिया था। मैंने सोशियोलॉजी के लिए हरलम्बस ब्लू वाली हरलम्बस पढ़ी थी, इग्नू का मटेरियल पढ़ा था, बीके नागला पढ़ी थी और नितिन सांगवान पढ़ी थी। ये 4 किताबें मैंने सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी के लिए पढ़ी थी, बिकॉज़ मुझे जेनुइनली सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट था, ठीक है? एंड सोशियोलॉजी मेरा बैकग्राउंड नहीं है सिंस समबडी वाज़ आस्किंग मेरा साइंस में बैकग्राउंड रहा है एंड आई वाज़ अ केमिस्ट्री स्टूडेंट ऑल थ्रू आउट। करंटली आल्सो आई एम डूइंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर स्टडीज़ एज़ माय एमए। सो सोशियोलॉजी में मेरा बैकग्राउंड कभी नहीं था। मेरा बस इंटरेस्ट था सोशियोलॉजी में, इस वजह से मैंने उसको चूज़ किया था एंड वहाँ से मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल कंप्लीट किया है एंड फिर क्या था कि हाँ, तो सोशियोलॉजी में एज़ आई वाज़ टॉकिंग सोशियोलॉजी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके पास में एक गुड सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थ्योरीज़ की। मान लो अगर आप कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हो, तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरीज़ है, उसके स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, ठीक है? तो मार्क्स ने अपने जो थ्योरीज़ दी हैं, उसमें ही हैज़ मेंशन्ड सर्टेन कीवर्ड्स लाइक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन में देयर आर टाइप्स ऑफ एलिनेशन, सुसाइड में अगर दिया है, तो उसने मतलब ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी की बात करी है, सॉरी डर्कहाइम ने करी है, ठीक है? तो मैकेनिकल सॉलिडैरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी तो कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, ठीक है? जो उस स्पेसिफिक थिंकर से अलाइन्ड है, वो आपके आंसर में आने ज़रूरी है, ठीक है? पहली चीज़ वो है। दूसरा आपको दिखाना है कि आप चाहो तो पैराग्राफ्स में लिखो, चाहे पॉइंट्स में लिखो, डज़न्ट मैटर। आपको बहुत ही कॉन्टेक्स्चुअल आंसर लिखने हैं, बिकॉज़ अब क्या है कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चन्स आते हैं, वो एप्लीकेशन पूछते हैं आपसे किसी भी थ्योरी की, ठीक है? तो आपके पास में एक गुड अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो आपको थिंकर पे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, मुझे एक क्वेश्चन में कितने थिंकर लिखने हैं। एक मतलब पर्टिकुलर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो उसमें 10 थिंकर लिखूँगा, 20 मार्कर है तो उसमें 15 थिंकर लिखूँगा। डोंट थिंक अबाउट दैट उसके बारे में परेशान नहीं होना है।
ट्राई टू कीप द आंसर वेरी रेलेवेंट। आप टॉपिक्स में मतलब जो भी आप आर्गुमेंट जनरेट करोगे, ठीक है, मेक श्योर कि वो कॉन्टेक्चुअल रहे, अलाइंड रहे टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सब पार्ट्स जितने भी जनरेट हो रहे हैं उस क्वेश्चन में वो सारे आंसर हो जाने चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिकली जो सोशियोलॉजी के नोट्स थे वो इनिशियली काफी बल्की हो गए थे, फिर मैंने उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। हियर आई आल्सो वांट टू मेंशन ब्रिंग उनके जो रिवीजन नोट्स हैं दे आर वेरी वेरी गुड, और वहाँ पे उन्होंने काफी वैल्यू एडिशन भी उसमें करके दिया हुआ है, तो वो काफी हेल्पफुल है। यू कैन ट्राई दैट। तो इधर मतलब उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ था दिस टाइम, और मैंने बहुत ही स्पेसिफिक कीवर्ड्स बनाए थे, कीवर्ड्स यूज़ किए थे, और बहुत ही स्पेसिफिक आंसर राइटिंग लोडेड आइडिया मैंने सोशियोलॉजी में अपनाया था, ठीक है? और दिस वाज़ बेसिकली माय सोशियोलॉजी वाला थिंग। उसमें आप सोशियोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उस पे ध्यान रखिए, थिंकर्स को आप यूज़ करिए स्पारिंगली। कोशिश कीजिए कि जो आपका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो अच्छे से आए उसमें निकल के। जैसे कि अगर फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की बात करनी है, फंक्शनलिस्ट की करनी है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट की बात करनी है, उस तरीके से आप को सोचिए, ठीक है? देन यू कैन यूज़ टेम्पलेट्स लाइक सोशल इंस्टीट्यूशंस, या फिर सिलेबस का आप सिलेबस के थ्रू पॉइंट जनरेट कीजिए, ठीक है? उससे आपको हेल्प होगा कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दे पाओगे किसी भी आंसर के लिए, ठीक है? So that was basically my sociology of optional key strategy. And finally, in a brief, I'll talk about my interview experience as well. So interview में I believe there is two part of it. One is to prepare, and second is to speak. क्योंकि दिस एग्जाम इज वेरी सिंपल। इस एग्जाम में प्रीलिम्स में आप कितना अच्छा पढ़ पाते हो, क्वेश्चंस को कितना अच्छा पढ़ पाते हो, तो प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट हाउ वेल यू कैन रीड, मेंस इज अबाउट हाउ वेल यू कैन राइट, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट हाउ वेल यू कैन स्पीक, कितना आप कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो उस दिन, ठीक है? तो आप डैफ और आपका करंट अफेयर्स 2 चीज़ें होती हैं। आप अपना डैफ अच्छे से प्रिपेयर करते हो, जितना एक्सटेंसिवली आप प्रिपेयर कर सकते हो, करते हो। मैंने पूरे जर्नी में सिर्फ़ एआई और चैट जीपीटी का यूज़ ये इंटरव्यू के लिए किया था, जब मैंने उससे क्वेश्चनेयर डेवलप कराया था, एंड आई यूज्ड टू हैव लाइक चैट जीपीटी के साथ में आई यूज्ड टू सिट एंड लाइक थिंक अबाउट प्रोबेबल आंसर्स टू सर्टेन क्वेश्चन्स। तो वहाँ पे मैंने डैफ प्रिपरेशन वहाँ से किया था। और फिर मैंने करंट अफेयर्स के लिए आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स, लाइक 3 न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं उस समय। सिंस मेरा जो इंटरव्यू था वो पहले ही फेज़ में था दिसंबर में, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था प्रिपरेशन करने के लिए, एंड मैं फॉरेस्ट सर्विस का भी मेंस लिख रहा था इस बारी, क्योंकि मेरा फॉरेस्ट की भी कट ऑफ क्लियर हुई थी। तो मेरे पास एक्सट्रीमली बहुत लिमिटेड टाइम था टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। तो इस वजह से मैंने जो ट्राई किया था कि मैं एक तरफ पढ़ाई करता था, फिर मैं मॉक इंटरव्यूज़ देता था। तो मैंने काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए थे उतने ही शॉर्ट पीरियड में। तो वो एक्चुअली हेल्प करता है, क्योंकि आपके पास में कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है कि अगर आपको चीज़ें समझ में आती है कि आपको क्या इम्प्रूव करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है? एंड अल्टीमेटली उस दिन आपका कॉन्फिडेंट होना और काम रहना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप वेट करते हो उस हॉल के बाहर बैठ के, ठीक है? तो वो बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, एंड उस समय काम रहना, उस समय आप भगवान को याद करते हो, जो भी आपका बिलीफ है, आप वो सारी चीज़ें करते हो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट in those 25 to 30 minutes. ठीक है? So that is it from my end, and now I'll take the questions from like the beginning. Okay. Thank you, thank you, thank you, thank you for the congratulations. Yeah, should students from humanity background tackle suicide? Of course they do. बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं, रैंक AIR 1 भी लेके आते हैं। श्रुति शर्मा, इशिता, किशोर, दे आई गेस शी वाज फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड एंड कॉमर्स, आई डोंट नो। एंड तो सब करते हैं भाई, सो डोंट वरी अबाउट दैट। वेयर डू यू गेट द मोटिवेशन फ्रॉम सर? यार मोटिवेशन इज अ मिथ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? आप मोटिवेट होते हो 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। आपको इस एग्ज़ाम में डेली मैराथन है ये, ठीक है? आपको डेली भागना है। तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, मोटिवेशन कम चाहिए, ठीक है? कभी-कभी दिन आएँगे जो बुरे होंगे, आपको नहीं पढ़ाई कर पाओगे आप, दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है? बहुत सारे दिन आप नहीं पढ़ाई कर पाओगे, लेकिन स्टिल नेक्स्ट डे आप ट्राई करते हो कि आप अपनी कुर्सी और टेबल पे आके बैठो। फिर अगर आप उस दिन पिछले दिन नहीं पढ़ पाए हो, तो आप उससे 2 घंटे या 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो अगले दिन, सो दैट आप वो भी कवर कर सको, ठीक है? तो ये आपका खुद का डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है आपको, एंड मोटिवेशन के पीछे जाओगे यार, तो इट विल नॉट बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अब लोग बहुत सारे पोस्टर लगा लेते हैं अपने कमरे में,
ठीक है, लबासना के फोटो लगा लेंगे, मैंने कभी नहीं लगाए। ठीक है, मैंने कभी कोई रील नहीं देखी लबासना की, या कभी भी कोई एंट्री वीडियोस नहीं देखे, बिकॉज मेरे लिए वो सारी चीजें बहुत मीनिंगलेस थी। ठीक है, मेरे लिए एग्जाम की प्रेपरेशन करना वॉज मोर इम्पोर्टेंट। मुझे पता था कि अल्टीमेटली आई वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है, और वो एग्जाम ही मुझे वो आईएएस ऑफिसर बनाएगा। मुझे लवासना जाने का इतना कोई वो नहीं है कि मुझे बस लवासना तक जाना है। ठीक है, ऑफ कोर्स लवासना इज द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, बट मोर आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन द जॉब। ठीक है, कि वो जॉब जो है एज एन आईएएस ऑफिसर, दैट विल बी मोर सेटिस्फाइंग फॉर मी। तो मैं उससे अपने आप में हमेशा से सेल्फ मोटिवेटेड रहता था कि आई नीड टू बी देयर। ठीक है, एंड आई न्यू दैट आई वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड विद सर्टेन एफर्ट्स आई विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो मोटिवेशन यार इस तरीके से नहीं आता। हाँ, वन आंसर आई कैन गिव यू, आई यूज्ड टू गेट मोटिवेटेड फ्रॉम माय फादर। ठीक है, बिकॉज ही हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, एंड सिंस मैं घर से ही प्रिपरेशन कर रहा था, तो उनको देख के मुझे काफी मोटिवेशन आता था। ठीक है, कि इनके लिए मुझे एक बेटर लाइफ देना है। ठीक है, इज दिस लाइफ? यस, currently it is. Sir, please, I have given 6 FLTs now. Should I give more focus on PYQs? यार देखो, पहले तो सबसे पहले आपने 6 FLTs दे दिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आपको FLT PYQs तो सबसे पहले करने हैं। ठीक है, PYQs इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल एग्जामिनेशन, बी इट प्रीलिम्स मेंस। ठीक है, तो PYQs तो आपको सबसे पहले आपकी फिंगर टिप्स पे होने जरूरी है। जो भी पूछा गया है उसके ऑप्शंस में क्या था, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में एफएलटीज, नंबर ऑफ एफएलटीज से उसका मतलब नहीं है। आपको समझना है कि आप एफएलटी क्यों दे रहे हो। एफएलटी आप दे रहे हो टू अंडरस्टैंड कि आपकी गलतियां कैसे हो रही हैं, आपके सोचने का तरीका क्या है। ठीक है, आप केवल एफएलटी दे दो, 60 नंबर आ जाए, आपके 100 नंबर भी आ जाए, तब भी उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एफएलटी आपने दिया, उसमें आपके 16 मार्क्स आए, लेकिन अल्टीमेटली आपने 120 स्कोर कर दिया फाइनल में। ऐसा भी होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैकल्टीज डज नॉट मैटर टू दैट ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना विल हेल्प यू टू डेवलप दैट एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड। लेकिन आई बिलीव कि आप फोकस करो पीवाईक्यूज पे। आप फोकस इस बात पे करो कि आपकी गलतियां किस तरीके से हो रही हैं, आप किस तरीके से उसको देख रहे हो, कि कहाँ पे किस तरीके से की आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करो एंड देन वर्क अपॉन देम। ठीक है, next, tell me the source for prelims. I'm getting FOMO. Yeah, prelims के source I've given like for all the topics, all the syllabus pointers. ठीक है, वो सारे आप follow करो, आप you'll be able to find that in the video initially. Sir, are we live or is it a recorded video? Yeah, I am sitting here live and in stereo. ठीक है, I am giving this whole talk in live. Sigma rule 4064. Yes, you are. Sir, I have a doubt. Sir, I have a doubt that if I make notes by looking at the PYQ, then yeah, it is the best thing that you can do to make notes by looking at the PYQs, because you will be able to see कि क्या relevant है और क्या relevant नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस और PYQ से ही आपको पता चलेगा कि एग्जाम के लिए क्या relevant है और क्या चीज नहीं है। ठीक है, तो PYQ के हिसाब से अगर आपके नोट्स होंगे, या जो भी चीजें PYQ में आई हैं, जैसे इस साल फॉर एग्जाम्पल आरपीए पे अगर क्वेश्चन आना है, तो आरपीए में दो चीजें मेंशन, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जीएस2 में सीधे सीधे सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो उसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आए, अगर आपने पीवाईक्यू कभी देखे होंगे मेंस के तो। एक चीज पूछेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के क्या सेक्शंस हैं, क्या है, किस तरीके से होता है। ठीक है, और फिर दूसरा होता है कि उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में आता है। इस साल भी करप्ट प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इफ यू हैव बोथ ऑफ दीज टू थिंग्स इन योर नोट्स, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखने में हेल्प होगी। ठीक है, तो वो पीवाईक्यू से समझ आएगी आपकी। तो आई बिलीव लुकिंग एट द पीवाईक्यू इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इट टू योरसेल्फ। ठीक है, we would like to hear your advice on how to master answer writing, starting from content development, like anecdotes, intro, conclusion. Now, यार मैंने ऐसे के बारे में बता दिया है। ठीक है, आप शायद आपके डाउट जो है वो वहां से सॉल्व हो जाएगा। एनेक्डोट्स आप कलेक्ट ऐसे पढ़ो, वहां से अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिल रहा है लिख लो भाई, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड सिमिलरली इंट्रो, डिफरेंट तरीके से इंट्रो स्टार्ट करने की कोशिश करो, कोट से करो, एनेक्डोट से करो, पोयम अगर आती है पोयम से करो। ठीक है, ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, गेट इवैल्यूएशन फ्रॉम समवन एल्स, जो आपके ऐसे को पढ़ के बताए कि आप किस तरीके से इसको और इम्प्रूव कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, सर टोटल चैट बोल दीजिए। चलो भाई, टोटल चैट। सर, हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स फ्रॉम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड? आई डोंट हैव टू डील विद देम, बट नीदर डू यू। तो मतलब ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का इतना ज्यादा बेटर ही है यार। मतलब उनका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो ह्यूमैनिटीज से नहीं है उनको कोई दिक्कत होती है।
बहुत सारे इंजीनियर्स सॉल्व करते हैं। इस बार AIR 1 इज अ डॉक्टर, ठीक है, अनुज। तो मेरा खुद का बैकग्राउंड साइंस का है, सो डोंट वरी हैव टू कि भाई मेरा साइंस में बैकग्राउंड है तो दिक्कत आएगी। ह्यूमैनिटीज वाले सोचते हैं कि मुझे सी सैट में प्रॉब्लम आएगी, हिंदी मीडियम वाले सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश का प्रॉब्लम आएगा। देखो, एक्सक्यूज मत बनाओ। यू नो वेयर यू लाई। एंड अगर आप नीचे हो तो आपको मेहनत करके ऊपर आना है, और अगर आप जस्ट देयर हो तो आपको थोड़ा सा ट्वीक करके आपको सिलेक्ट सिलेक्ट होना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, एंड यू हैव टू डिवाइस योर ओन स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। देयर इज नो शुगर कोटिंग इट। ठीक है। फिर क्या है? हाउ मेनी years you prepared and how you able to complete syllabus? Last via video lecture. अच्छा भाई, तो मेरा यार हो गए 5 साल। ठीक है, मैं आई स्टार्टेड इन 2021 सॉर्ट ऑफ, एंड 2026। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा सिलेबस अभी भी पूरा नहीं होगा। कुछ एक टॉपिक्स होंगे जो अभी भी बचे हुए होंगे। एंड सिलेबस ऐसा यूपीएससी का जो कभी पूरा नहीं हो पाता। तो आप ट्राई करते हो एज मच एज इज पॉसिबल। सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाओ, सारे टॉपिक्स के आंसर राइटिंग करो, सब चीजें करो। लेकिन उस दिन का वेट मत करना कि मेरा सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तब मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है, वो दिन कभी नहीं आएगा। आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट करो एंड देन स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग। उससे आपको, क्योंकि ग्रेजुअली आप इंप्रूव करोगे, एंड विद टाइम इट विल बी वर्थ योर एफर्ट। ठीक है, तो काफी लंबी जर्नी हो गई यार। इट्स नॉट दैट। सर, इन सीसैट इज इट वर्थी टू गिव अ फुल टाइम टेस्ट ऑफ यार देखो दीपाक्षी, इन सीसैट द थिंग इज कि आप पीवाईक्यूज तो करोगे ही करोगे। ठीक है, पीवाईक्यूज से आपको पता चलेगा कि किस तरीके का मतलब यूपीएससी ने पूछा है, आप उसको तो करो ही सारा पूरा। ठीक है, उसके बाद में टेस्ट जरूर देना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि देर आर सर्टेन थिंग्स। किसी का क्वांट उतना अच्छा नहीं होता है। जैसे 23 का अगर आप क्वांट सॉल्व करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कितना डाइसी है। 25 में भी काफी डाइसी क्वांट पूछा गया था, रीजनिंग और क्वांट दोनों ही डिफिकल्ट आए थे इस साल के। इवन आरसी भी काफी डाइसी था, काफी लोगों के आरसी भी गलत हुए थे इस बार। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपको किस चीज में इंप्रूव करना है। अगर आपको इंप्रूव करना है, आप और एफएलटी सॉल्व करो, आप इंप्रूव करो, आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि सी साइड को निगलेक्ट मत करना प्लीज। ठीक है, तो आपकी अकॉर्डिंगली आपकी जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि जब आप एफएलटीज में सॉल्व करने, एफएलटीज में आप यू विल बी एबल टू स्कोर वेल। तो ये सब हो जाएगा। मेरा लैपटॉप की बैटरी जाने वाली थी। सम टिप्स टू ब्रेनस्टॉर्म एंड हाउ टू डिफाइन डायमेंशंस। व्हाट डायमेंशंस, ये आई हैव कवर्ड दिस। कैसे डायमेंशंस बनाने हैं, आपको क्वेश्चन जनरेट करने हैं, एंड क्वेश्चंस के थ्रू यू विल बी एबल टू सी कि क्या क्या चीज रेलेवेंट है, क्या चीज नहीं है, और किस तरीके से आपको डायमेंशंस बनाने हैं। डिसाइडेड syllabus of essay decided. Yes, syllabus is essay is given by the UPSC. This is not decided. टॉपिक्स का कोई का यू डोंट नो वेयर इट विल कम फ्रॉम, बट जो सिलेबस है उसमें यही मेंशन है कि आपको लिखना किस तरीके से। ठीक है। नॉलेज फॉर, यार देखो, नॉलेज फॉर ऐसे आपकी जो जीएस की नॉलेज है वही है, हेल्प करेगी आपको। ऐसे के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव और आर्ग्यूमेंट्स, हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव, दोनों ही है। डिस्क्रिप्टिव रहता है कि आपको पता, मतलब जो भी आप आर्ग्यूमेंट दोगे आप उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप किसमें क्या बोल रहे हो। ठीक है, और उस तरीके से ही है, वो मिक्स एंड मैच होगा। वंस यू रीड अ लॉट ऑफ टॉपर्स के ऐसे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है। Those from India complete the RC or reasoning will they qualify? भाई देखो, दो नो वरीज के, मतलब ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, किसी बैकग्राउंड से हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो ओएमआर शीट है वो एक कंप्यूटर चेक करेगा। आपकी अगर कट ऑफ क्लियर होगी तो आप क्लियर करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। आप उसको आरसी से करो, आप उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वांट से करो, रीजनिंग से करो, कैसे भी करो, वो 80 क्वेश्चन है। आप अटेम्प्ट करो, कट ऑफ क्लियर करो, दैट्स इट, नो बडी केयर्स। ठीक है। एंड हाउ टू शॉर्टलिस्ट रेलेवेंट एग्जाम्पल्स एंड टॉपिक्स। आई गेस यू आर आस्किंग दिस फॉर ऐसे। वो तो मतलब टॉपर्स, मतलब यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आ जाए या फिर जीएस टॉपिक आ जाए, आपको सबके लिए प्रिपेयर करना है। सो फॉर जीएस प्रीलिम्स फुल एंड मॉक टेस्ट, ओके। नहीं नहीं, दोनों चीजें करनी होंगी दीपाक्षी। मॉक टेस्ट भी लगाने होंगे और पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने होंगे। कंटेंट डेवलपमेंट पे हेल्प चाहिए। ऐसे में कंटेंट डेवलपमेंट पे हेल्प आपको धीरे धीरे आपको खुद से करना पड़ेगा। टॉपर्स की कॉपीज देखो, और सिमिलरली किसी टॉपर के नोट्स भी अगर आपको ऐसे के मिलते हैं तो उससे कुछ मटेरियल उठाते रहो। वो धीरे धीरे आपका बिल्ड होता रहेगा कंटेंट उसके लिए। एंड आपका मेंस का तो है ही है। हाउ टू एनालाइज मेंस पीवाईक्यूज अलोंग विद मेन सिलेबस। सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो, अदरवाइज देयर आर चैनल्स लाइक कन्वर्ट आईएएस, आप वहां दे सकते हो अपनी इवेल्युएशन के लिए, एंड दे विल इवेल्युएट फॉर यू। wouldn't Ghalib's couplet be too many? हाँ, भाई मैंने तो किया है, and I was I didn't write like too many couplets, but again, you can try according to your own likings and stuff.
Which course would be right for me to take? I'm a newbie. Bhai, I did not take any foundation course, so I can't tell you that. I guess somebody who has done foundation course from somewhere will be able to answer that question better. How did you develop that your content with पढ़ाई करके? मैंने पढ़ाई की थी, पढ़ाई करके मैंने नोट्स बनाए थे एंड नोट्स बना राइटिंग स्किल्स लिखने से आएंगी। आप लिखना शुरू करिए, धीरे-धीरे डेवलप होगी। इनिशियली आप गंदा लिखोगे, बाद में अच्छा लिखोगे। दैट इज़ द प्रोसेस। सबको वही वैसे ही करना है। वेयर कैन आई एक्सेस योर एसेज? यार, आई विल बी मेकिंग अ ब्लॉग रिसेंट मतलब इन न्यूर नियर फ्यूचर। अभी आई हैव बीन अ बिट ऑक्यूपाइड क्योंकि मैं मास्टर्स भी कर रहा हूँ, साथ-साथ में आई हैव टू राइट माय डिसर्टेशन करंटली। तो मैं वन्स आई एम डन विद दैट, मैं एक ब्लॉग बनाऊँगा, वहाँ पे अपनी सारी कॉपीज़ भी अपलोड कर दूँगा एंड अगर टाइम मिला तो अपने नोट्स भी अपलोड कर दूँगा। Is it possible with the job? Of course, it is possible with the job. Many people do it. Sir, is it good to give pre-mocks for GS and should complete shift towards नहीं नहीं, दोनों 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 दीपाक्षी, दोनों करने हैं आपको। ठीक है। अभी का अटेम्प्ट देना है तो रिवीजन पे फोकस करना है और पीवाईक्यूज पे फोकस करना। अगर आगे अटेम्प्ट दे रहे हो तो दोनों ही करने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं और पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं। ठीक है सर, आप 3 years फ्रॉम प्रिपरेशन, आई एम इन फर्स्ट ईयर ऑफ एनी स्ट्रेटजी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से बिल्ड करो, बिलियनियर माइंडसेट 670, यू हैव द बिलियनियर माइंडसेट। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्डअप करो, यही बिलियनियर माइंडसेट है। और धीरे धीरे विद टाइम नोट्स बनाओ, आंसर राइटिंग करो एंड ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू डू एवरीथिंग। राइट इन द पैराग्राफ्स और एक्सप्लेन बाय मेकिंग सब टॉपिक्स। मेंस में of course you have to make subtopics properly, points में लिखोगे सारी चीजें हो जाएंगी। Sir, I have read Lakshmikant multiple times, around 10 times, but I can't write a single line on how I... यार देखो, ये आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स, आई रिस्पेक्ट देम। संचिता साहू, ठीक है। लक्ष्मीकांत अगर आपने 10 बार पढ़ ली है तो आपको पता है किस तरीके से लक्ष्मीकांत में क्या क्या चैप्टर्स है, क्या क्या लिखा है उसमें, और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो अगर आप कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो आपको 10 बार अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद रहना चाहिए। अब अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूँ कि भाई बता दो इलेक्शन कमीशन के क्या क्या पावर्स हैं, क्योंकि वो लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली मेंशन्ड है, तो आपके पास में होना चाहिए कि आप लिख सको उनके बारे में कि इलेक्शन कमीशन की पावर्स क्या क्या है। सो दैट इज योर आंसर। एंड जब आप जीएस 2 की बात करते हो तो जीएस 2 में लक्ष्मीकांत कैन ओनली हेल्प यू टू राइट एन इंट्रोडक्शन और अ कंक्लूजन। बॉडी में दे लास्ट फॉर एनालिटिकल आंसर, एनालिटिकल थिंग्स कि इलेक्शन कमीशन के इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वो लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए अलग से मटेरियल देखना पड़ेगा, किसी और कोचिंग के नोट्स हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो वो सिलेबस का अगर पॉइंट आपको देखना है तो that will be there. But for your prelims, you will be able to answer everything from Lakshmikant. अगर आपने 10 बार पढ़ी है तो there is no